अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। एक हंसती मुस्कुराती और खूबसूरत सी सुबह के साथ मैं हूं मुनीफ आसिफ। नया दिन है, नई सुबह का आगाज़ हो चुका है। दुआ है कि आप लोग इस वक्त जहां कहीं भी होंगे ठीक ठाक होंगे और एक खुशहाल ज़िंदगी गुजारने की कोशिश भी कर रहे होंगे। तो एक खूबसूरत सी बात के साथ जनाब दिन का आगाज़ करेंगे कि हमने बहुत बार एक जुमला सुना है कि आलिम और जाहिल बराबर नहीं हो सकते हैं। एक पढ़ा लिखा शख्स और एक अनपढ़ शख्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है और ये हकीकत भी है। और हकीकत तो है, लेकिन हम इस बात को मुकम्मल तौर पर आज तक समझ ही नहीं पाए हैं। हमने इस बात का उल्टा ही मतलब हमेशा लिया है कि जो अनपढ़ होगा ना वो जाहिल होगा और जिसके पास डिग्री होगी वो शायद आलिम होगा। मगर हकीकत तो ये है कि अनपढ़ और जाहिल में भी बहुत फ़र्क होता है। सब अनपढ़ जाहिल नहीं होते और सब पढ़े लिखे आलिम भी नहीं होते हैं। क्या वजह है कि इतने हाई स्टैंडर्ड के स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने के बावजूद भी हमारे जो बच्चे हैं, नौजवान नस्ल में अखलाकियात की कमी वाक़ई होती जा रही है? क्या वजह है कि नौजवान नस्ल बड़ों का अदब, अपनी इक़दार और रिवायात को भुला रही है आहिस्ता आहिस्ता? क्या वजह है कि इतनी तालीम हासिल करने के बावजूद भी वो दीन से दूर होती जा रही है और अपनी इस्लामी रिवायात को भुला बैठी है? जबकि हमारे आबाओ अजदाद ना बड़े इदारों से पढ़े थे और ना ही ज़्यादा तालीम याफ्ता भी थे। मुश्किल से जनाब किसी ने मैट्रिक किया होगा या FA पास होगा, मगर बाअदब और आला अखलाकियात उनका शेवा होती थी और इस्लामी रिवायात को बहुत ही खूबसूरती से लेकर वो हमेशा चलते रहे हैं। क्योंकि उस वक्त का जो तालीमी निज़ाम था वो ना तो रट्टा सिस्टम था और ना ही GPA की दौड़ में उन्हें लगना पड़ता था, बल्कि इल्म के हसूल पर मबनी होता था और वालिदैन और जो असातिज़ा होते थे वो मिलकर अपने बच्चों की अखलाकी और रूहानी तरबियत किया करते थे। मुख्तसर अगर कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा कि जनाब हमने आला तालीम याफ्ता जाहिल भी देखे हैं और कम तालीम याफ्ता आलिम भी देखे हैं। तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं अपनी ज़िंदगियों में कि आपके इर्द गिर्द कौन कौन से लोग पढ़े लिखे जाहिल हैं और अनपढ़ तालीम याफ्ता आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो अपनी ज़िंदगी में कामयाबी के साथ आगे बढ़ते ही जा रहे होंगे। बेशक उनके पास कोई स्किल नहीं होगा, बेशक उनके पास कोई बड़ी बड़ी डिग्रियां नहीं होंगी, उन्होंने कोई बड़े बड़े इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ा नहीं होगा, लेकिन वो अखलाकियात के बहुत अच्छे दाई होंगे। आप उनसे बहुत अच्छी तरीके से चीज़ें सीख सकते हैं। तो ये फ़र्क होता है अनपढ़ और जाहिल में। तो अब आगे बढ़ते हैं जनाब। उम्मीद करती हूँ कि इससे आपको कुछ ना कुछ सबक ज़रूर मिला होगा। कुछ बात हो जाए हम सबके पसंदीदा चिकन और ओनली सोर्स ऑफ प्रोटीन की। तो जनाब लाहौरी तो चिकन के आपको पता है कि कितने बड़े शदाई होते हैं, फ़ैन हैं, क्योंकि ये एक वाहिद सोर्स है जो हमारी जेब पर भारी नहीं पड़ता है, जिसको हम एज अ प्रोटीन के तौर पर ले सकते हैं। चाहे वो ब्रोस्ट की शक्ल में हम लोग खा रहे हों, घर में पकड़ा हो, टिक्का, बिरयानी, हांडी, वाइट कौरमा या फिर कढ़ाई की सूरत में हो, ये सब चिकन की बदौलत ही होता है। अगर यूँ कह लें कि चिकन लाहौरियों की ज़िंदगी का एक अहम जुज़ है तो मेरा ख्याल है गलत साबित नहीं होगा और इसके बगैर तो ज़िंदा रहना मुहाल ही है। लेकिन अब ज़िंदा रहना हमें सीख लेना चाहिए क्योंकि पोल्ट्री इंडस्ट्री तबाही के दहाने पर पहुंच चुकी है। 12 अक्टूबर से सोयाबीन और कैनोला बीज से लदे बहरी जहाज़ ताहाल क्लियरेंस के मुंतज़िर हैं और हुकूमत की अदम तवज्जो की वजह से ये मसला संगीन से संगीन तर होता जा रहा है। पोल्ट्री इंडस्ट्री के पास ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 5 या फिर 6 दिन का सिर्फ स्टॉक बच गया है। सोयाबीन की किल्लत के बायस पोल्ट्री फीड मिलें बंद होना शुरू हो चुकी हैं, जबकि हैचरी से चूज़े की पैदावार भी मुतासर होने लगी और इसके अलावा ब्रॉयलर गोश्त की कीमत भी 400 रुपये फ़ी किलो क्रॉस कर गई है, जबकि फार्मी अंडे 264 रुपये फ़ी दर्जन के हिसाब से फ़रोख्त किए जा रहे हैं। मुर्गी खुराक का जो थैला है वो 8 माह के दौरान 3,500 रुपये से बढ़कर 6,700 रुपये की बुलंद तरीन कीमत पर पहुंच चुका है। हैचरी से पैदावार गुज़श्ता साल से 30% कम हो गई है। लेकिन सवाल ये है कि जनाब हुकूमत सोयाबीन के हवाले से क्लियरेंस क्यों नहीं दे रही है?
क्या वजह है कि पोल्ट्री इंडस्ट्री तबाही के दहाने पर इस वक्त पहुंच रही है? पोल्ट्री इंडस्ट्री को तबाही से कैसे बचाया जा सकता है? मामलात कैसे हैंडल किए जा सकते हैं? मुर्गी और अंडों की जो कीमत है उनमें इजाफे को कैसे रोका जा सकता है? ऐसे बहुत से और सवालात हैं जो आज हम उनके जवाबात लेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जनाब अब्दुल करीम भट्टी साहब हैं, साबिक चेयरमैन है पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन के। सर, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? शुक्रिया जी, बहुत अच्छा। अब्दुल करीम साहब, जैसे मैंने बात की कि ओनली सोर्स ऑफ प्रोटीन है ये गरीब आदमी का, मतलब हम लोग मीट या बीफ नहीं अफोर्ड कर सकते, वो उनकी कीमतें तो आसमान से बातें कर रही हैं, लेकिन अब पोल्ट्री की कीमतें भी आसमान से बातें करना शुरू हो गई है। अब गरीब पर ये भी भारी पड़ना शुरू हो गया है। तो क्या वजह है कि इसकी कीमतें एक तो फ्लक्चुएट कर रही हैं, मतलब बढ़ी ही जा रही हैं, कम नहीं हो रही हैं? देखिए, एक तो पिछले कोई 3-4 साल से जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बहुत बढ़ गई। अच्छा। वो प्रैक्टिकली ऑलरेडी जो 3 गुना हो गई पिछले 5 साल में इनपुट कॉस्ट, जिसमें रॉ मटेरियल्स की कॉस्ट है और पोल्ट्री तकरीबन कोई 60% इसकी जो इनपुट है वो इंपोर्ट होती है। सही। और डॉलर की वैल्यू बढ़ने के साथ उसके बाद गवर्नमेंट ने इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल पर ड्यूटीज और सेल्स टैक्स भी लगा दिया। उसकी वजह से ऑलरेडी ये 3 गुना बढ़ चुकी थी। अगर हम 2016 या 15 से ले लें। जी जी। उसके बाद जो सोने पे सुहागा अब हुआ है कि इन्होंने जो मेन प्रोटीन सोर्स है पोल्ट्री फीड में वो सोयाबीन और कनोला, ये ऑयल सीड मील्स हैं। एडिबल ऑयल की शक्ल में उनका एक पार्ट ह्यूमन कंजम्पशन में चला जाता है और दूसरा मील की शक्ल में वो पोल्ट्री, डेयरी और फैटनिंग सब के लिए फिशरीज में भी इस्तेमाल होता है। अब वो पिछले किसी वजह से 20 अक्टूबर से वो जहाज़ फंसे हुए हैं पोर्ट के ऊपर। अच्छा। कुछ जहाज़ तो उतर के वो आसमान के नीचे पड़े हुए हैं सारी सोयाबीन। और वो हमारी गवर्नमेंट ये फैसला नहीं कर पा रही कि कोई उसमें आप ऐसे वजूहात हैं जो कि एक्सप्लेनेबल नहीं है। लेकिन क्या वजह है, क्यों नहीं क्लियरेंस मिल रही है? कोई तो ऐसी वजह होंगी ना जिसकी वजह से हुकूमत क्लियरेंस नहीं दे रही है। वो एक किस्म का ये आप कह लें जी कि नॉन टैरिफ बैरियर्स होते हैं। इनका कहना है जी कि जीएमओ है और नॉन जीएमओ का, कि हम नॉन जीएमओ हैं और जीएमओ आ रही है, और ये नहीं कि आज आ रही है, पिछले 20 साल से यही आ रही है। अच्छा। और अमेरिका से आती है, साउथ अमेरिका से आती है सोयाबीन जो आ रही है पाकिस्तान में। और ये अमेरिका और साउथ अमेरिका 90% जीएमओ है। हमारी गवर्नमेंट का मसला ये है कि आज तो हम फंसा के बैठ गए हैं, लेकिन पिछले 20 साल से हम ये फैसला नहीं कर पा रहे कि हमने जीएमओ होना है कि नहीं होना। अच्छा, हमारे देखने वालों को मतलब एक आम फहम जुबान में बताइए कि जीएमओ नॉन जीएमओ है क्या, ताकि उन्हें पता चले, क्योंकि इन द एंड जो है ज़्यादातर जो बोझ है वो आवाम पर ही पड़ता है। वो नहीं उठा पाती है इतना ज़्यादा बोझ, वो ख़रीद ही नहीं सकती है इतना ज़्यादा महंगा ब्रॉयलर भी। जी, वो जेनेटिकली मॉडिफाइड, ये उस ग्रीन रेवोल्यूशन का हिस्सा है जिसमें दुनिया ने फूड को इंडस्ट्रियल स्केल पे प्रोड्यूस किया। अच्छा। पहले हाइब्रिड टेक्नोलॉजी आई, फिर प्लांट्स में स्पेशली जीएमओ आया। वो प्लांट्स में ऐसी जेनेटिक चेंज करते हैं कि प्लांट्स को कुछ कीड़े मकोड़ों के अगेंस्ट उसकी मुदाफियत बढ़ जाती है और उसकी यील्ड बेहतर हो जाती है। ठीक है। जितने भी एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं, जिसमें अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका है, उसमें जीएमओ एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं। कुछ यूरोप हो गया या ऑस्ट्रेलिया, वो इंपोर्टिंग कंट्रीज। जो एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं उनको हाई एफिशिएंसी चाहिए। ठीक है। उनकी कॉस्ट। तो आज अगर हम दुनिया में खुराक की किल्लत नहीं है, इसीलिए है कि पहले हाइब्रिड टेक्नोलॉजी आई, फिर जेनेटिक मॉडिफाइड आई। ये एक रेवोल्यूशन है, एक साइंटिफिक डेवलपमेंट है। अच्छा। अगर हम इसको रेजिस्ट करते रहेंगे, अगर अमेरिका 90% जीएमओ है, तो हम कौन सा कोई ऐसा साइंटिफिकली डेवलप्ड इलाका हमारा है कि हम उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे और हम अभी अपना वो कानून ही नहीं सही कर रहे। और उसकी बजाय हम एक चीज़ आ रही है पिछले 15-20 साल से, अचानक हमें जाग आती है, हम कहते हैं जी नहीं, ये तो जीएमओ हम नहीं खा सकते। क्योंकि वही चीज़ पिछले 15-20 साल से आ रही है और उसको बंद करके बैठे हुए। और यहाँ पे हमारे जो फीड इंडस्ट्री है उसके पास 4-5-6 हफ्ते का मील होता है, क्योंकि हर महीने ये जहाज आते हैं, प्रोसेस होते हैं, एडिबल ऑयल लोगों में जाता है, ठीक है, कैनोला के और सोयाबीन के। और हम उनको 10 अक्टूबर के बाद हमें पता लगा जी कि ये तो जीएमओ आ गया जो कि पिछले 20 साल से आ रहा है, इसको बंद कर दो। वो बंद करके बैठे हुए हैं और फैसला हो नहीं पा रहा। कुछ लोगों का अना का मसला है, कुछ लोग एलिगेशन लगाते हैं। तो सिर्फ एक यही वजह है जिसकी वजह से क्लियरेंस नहीं हो रही है, और भी कॉजेज हैं? मतलब बेसिकली ये ऐसी चीज़ है कि जिसमें हमारा नेशनल इंटरेस्ट और उसमें अगर
बैठ के देखें तो ज़्यादा होश है कि आप एक जानवर जो है उसको भूखा मार रहे हैं, एक दूध देने वाली गाय को भूखा मार रहे हैं। अब हमारे पास डेयरी इंडस्ट्री एक्सोटिक कैटल के ऊपर है, फ्रीजन कैटल, उसको सोयाबीन चाहिए होती है। अब फिशरीज में इस्तेमाल हो रही है, पोल्ट्री में तो इसके बगैर सवाल ही पैदा नहीं होता प्रोडक्शन का। और ये कोई मशीनरी नहीं है कि आप आज बंद कर दें और कल को फिर तेल पानी ठीक करके उसको चला दें। ये तो जब वो उसका क्रॉप खत्म हो जाती है फिर उसको अगली क्रॉप के ऊपर आप डिपेंड करना पड़ता है। ये तो गया मतलब उसका। वो फार्मर जो है वो बेसिकली उसको इनएफिशिएंट फीड मिलती है या फीड नहीं मिलती, वो अपने जानवर बेच के तो अपनी जान छुड़ाता है। जो ब्रीडिंग स्टॉक है बड़ी बुरी तरह हर्ट होता है। अब फार्मर जो है वो एक दिन का चूजा खरीदता है, वो एक दिन चूजा इसलिए नहीं खरीद रहा कि उसको है कि मुझे तो फीड नहीं मिलनी, मैं इसको पालूंगा कैसे। और ब्रीडिंग फ्लॉक आज बड़ी तेजी से डिप्लीट हो रहे हैं कि उनके पास खुद फीड खाने के लिए नहीं है। सो क्वालिटी भी गई, क्वांटिटी भी गई, एक्सपोर्ट तो हमारी बिल्कुल ही बंद होगी। तो ये इतना बड़ा नुकसान है। और इसमें एक फैक्टर के जी जीएमओ का नहीं, जीएमओ और ये 20 साल से हम मीटिंग्स अटेंड कर रहे हैं और ये फैसला नहीं कर पाई गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के जी जीएमओ करना है कि नहीं करना। नहीं तो जब से ये एलसी बंद हुई है आप लोगों ने मीटिंग की है गवर्नमेंट के साथ, उनको बताने की कोशिश की है कि कितना नुकसान हो जाएगा? ऑलरेडी बहुत ज़्यादा नुकसान जी हर लेवल में की है, बल्कि आपने तो मीडिया में देखा होगा तल्ख कलामी भी हुई है, गाली गलौज भी हुआ है, रोज़ मीटिंग होती हैं, लेकिन सम हाउ वो आपको पता है ना कि वो मैना मानू कई दफ़ा होता है और अनएक्सप्लेन्ड होता है कि ये जो टैरिफ बैरियर्स हैं, अमेरिकन एम्बेसडर तक भी इसमें हमने इन्वॉल्व किया, उनसे भी इनपुट दी, काउंसलर भी जो लाहौर में उनकी की, लेकिन सम हाउ ये अब कहते हैं छुट गया, लेकिन छुटने के बाद भी अभी तक पोर्ट से कोई ग्रेन नहीं हिला। अच्छा, तो ये ऐसी चीज़ है कि बड़ी हम लोग पोल्ट्री जो है ना ये महंगी नहीं होती ये लोग इसको खाना बंद कर देते हैं। पहले पोल्ट्री कहते थे जी गरीब आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता, अब पोल्ट्री आपका मिडिल इनकम ग्रुप भी अफोर्ड नहीं कर सकेगा। उसका नुकसान ये होगा कि आपका सबसे बड़ा चंक जो होता है मिडिल इनकम ग्रुप का होता है, सफ़ेद पोश, अब उसकी बजट से भी निकल जाएगी। क्या होगा कि उसका बच्चा अगर उसको प्रोटीन का मीट मिल रहा है, अंडा मिल रहा है, उससे रह जाएगा तो क्या खाएगा वो दालें आपकी इम्पोर्ट होती हैं, अल्टरनेट दाल ही है इसका और कोई अल्टरनेट नहीं है। तीसरा अल्टरनेट जो है ना वो है कि आप फिर गंदम की रोटी खाओगे, उसमें थोड़ी बहुत जो कम क्वालिटी की प्रोटीन है वही खाएंगे, वही खा सकते हैं। आटा कितना बंदा खा सकता है। तो ये इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान ये नहीं मैं कहता कि मुर्गी महंगी हो जाए, नुकसान नहीं है, नुकसान है कि आपका फर्दर कुछ लोग इससे महरूम हो जाएंगे। लेकिन मुर्गी महंगी भी तो होगी, लोगों की अफोर्डेबिलिटी में नहीं आएगी तो लोग खाना छोड़ देंगे, और वो लोग खाना छोड़ देंगे जिनको ज्यादा जरूरत है प्रोटीन। एग्जैक्टली, हाँ, अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे। लेकिन सर हम पहले देखते थे कि मुर्गी 150 रुपए किलो, 200 रुपए किलो, मतलब इतनी थी, इसके प्राइजेस ऊपर नहीं जाते थे। अब यहाँ तक आती ही नहीं है, 300 से ऊपर ही इसके प्राइजेस रहते हैं, अब 400 से भी ऊपर तजावुज़ कर चुकी है। और अगर इस तरह सूरत हाल रही तो ये 500-600 तक भी पहुँच जाएगी। पिछले दिनों में हमने देखा था जब इसकी किल्लत पैदा हुई थी तो ये 500-600 तक चली गई थी। तो अभी भी इम्कानात हैं, ये इसके प्राइस को कोई रेगुलेट करता है, कोई रेगुलेटरी बॉडी है जो इनको देखे कि इनके प्राइसेस को हमने मेंटेन करना है? पोल्ट्री की आज अगर जो कॉस्ट ऑफ इनपुट कॉस्ट आपकी हो गई है ना, पोल्ट्री की एक नॉर्मल इस वक्त कीमत 300 रुपए किलो जिंदा की वो फार्मर को घर पे पड़ेगी। अच्छा, ठीक है। जो अब हरकत हुई है इसके बाद कुछ नहीं कहा जा सकता। ये तो था कि सोयाबीन नॉर्मल आती रहे, इस डॉलर वैल्यू का आपका 70-80 रुपये डॉलर बढ़ गया, आपका फ्यूल जो है ना 100 रुपये बढ़ गया आपका, और ये अभी नहीं पिछले 6-7 साल से मुस्तकिल राइज। फिर गवर्नमेंट ने एक और जो काम किया कि उन्होंने इनके रॉ मटेरियल जो इम्पोर्ट होते हैं, हाँ जी, उनके ऊपर सेल्स टैक्स और ड्यूटीज़ भी लगा दी हैं। अब सोयाबीन अगर आती है तो उसके ऊपर कम से कम कोई 30-35% के टैक्सेस लग जाते हैं, जो कि ज़ाहिर है वो कॉस्ट ही इंक्रीज़ करते हैं सारे। तो ये गवर्नमेंट को बड़े गौर से करना चाहिए कि जो रॉ मटेरियल्स प्राइमरी फूड्स के लिए, प्राइमरी फूड्स का मतलब है दूध, गोश्त, अंडे, सब्ज़ी, फ्रूट, इनके लिए जो रॉ मटेरियल इंपोर्ट होते हैं उन पे किसी किस्म का इंपोर्ट टैक्स नहीं लगना चाहिए। ठीक है। और वो रॉ मटेरियल्स ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान में पैदा नहीं होते, इंपोर्ट ही करने पड़ेंगे, बाहर से ही आने। खाद आती है, केमिकल्स आते हैं, बीज आता है। हम खुद नहीं ये तैयार कर सकते क्या? हमारी इंडस्ट्री नहीं है इतनी कैपेबल। हम जरूर तैयार कर सकते हैं, लेकिन वो एकदम नहीं हो सकता। ठीक है। वो जिस तरह सोयाबीन का लोग कहते हैं हम खुद उगाएंगे, उगेगी, लेकिन ये 2-3-4 साल का फिनोमेना, 5 साल का। लेकिन मीनवाइल आप उसके ऊपर कदगन लगा देंगे इंपोर्ट की। अब तो इन्होंने इसको कहते हैं नॉन टैरिफ बैरियर,
कि वो बैठे बैठे उन्होंने लगा दिया ये टैरिफ के जी ये तो जीएमओ है। अचानक आज पता लगा जीएमओ है तो अगर जी बंद कर दो, और बंद करके बैठे हैं, उसके सख्ती से बंद करके बैठे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फूड सिक्योरिटी बैठी हुई है, प्लांट प्रोटेक्शन वाले बैठे हुए हैं, वो उस पर फैसला ही नहीं कर पाते, और वो कोई इनको गलत ये फीड करता है, एक गलत सो कॉल्ड एक्सपर्ट के जी सोयाबीन के बगैर भी फीड बन जाती है। अच्छा, दिस इज़ वेरी रॉन्ग। सोयाबीन के बगैर फीड बनने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये वो बंदा कह सकता है जो आज से 30 साल पहले की दुनिया में रह रहा होगा, वो कह सकता है जी कि सोयाबीन के बगैर फीड बनती अभी है। नहीं अब बनेगी बिल्कुल सवाल ही पैदा नहीं होता फीड बनने का। सोयाबीन होगी तो बनेगी, नहीं बनेगी तो फीड इनएफिशिएंट होगी, फीड ख़राब होगी। अच्छा। और जब आप किसी चीज़ को ख़राब फीड दें तो उसकी उल्टा ज़्यादा नुकसान होता है। वो इसी तरह होता है कि जैसे आपने गाड़ी को डीजल डाल के, पेट्रोल डाल के चला के खड़ा कर दिया, तो उसका तो डिस्टेंस कोई ट्रैवल नहीं करती ना। तो ये पोल्ट्री का ये बड़ा ज़रूरी है कि पोल्ट्री को ऑप्टिमम खुराक मिले, तभी वो मोस्ट एफिशिएंटली चले। अब जैसी क्रॉप का अगर पानी बंद कर दें और पानी बंद करने के बाद दोबारा पानी देंगे भी तो क्रॉप कोई तो फायदा डैमेज ही होगी नहीं ना। है, बिल्कुल ऐसे ही है। अब ये क्रॉप तकरीबन हम काफ़ी हद तक नुकसान कर बैठे हैं। अब गवर्नमेंट को चाहिए कि अब इन प्रोड्यूसर्स के साथ बैठे, इन्हें इनसे बात करे, इन्हें अगला काम करने के लिए इनके साथ कोई ना कोई ग्रांट दे या इनके लिए कोई सपोर्ट दे। अच्छा, ये पहली दफा हुआ है कि इंपोर्ट को मतलब एलसी को बंद किया गया है, इससे पहले भी हुआ था? इस हद तक पहली दफा हुआ, ये पहली दफा हुआ। इस हद तक कभी भी नहीं हुआ कि इतनी अनरीजनेबल तरीके से, इतनी सख्ती के साथ, विदाउट रियलाइजिंग के इकोनॉमी किधर जाएगी, विदाउट रियलाइजिंग के प्रोड्यूसर का क्या बनेगा, इन्होंने इतनी। और ये एक और बात है, जीएमओ की जो सिग्निफिकेंस है ना, वो उगाने के लिए है, बीज के ऊपर जीएमओ होती, खाने के लिए जीएमओ की सिग्निफिकेंस कोई नहीं है। एक चीज़ आपने लेनी है और खा लेनी है, वो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जो है वो उसकी सिग्निफिकेंस है अगर आपने उगाना हो। अच्छा, ये तो आपने खानी है, ये तो आपने एडिबल ऑयल ह्यूमन कंजम्पशन में जाना है और मील जानवरों ने खाना है, जानवरों को आगे इस्तेमाल करना है। तो इसमें बड़ी अनफॉर्चुनेट है कि उसके बारे, बल्कि उसमें बारे में नेगेटिव आर्गूमेंट भी बहुत आ गए लोगों को कंफ्यूज करने के लिए कि जी ये ख़राब है, ये सेहत के लिए। अब अमेरिका में 90% जीएमओ में, पता नहीं हमारी सेहत कितनी ख़राब उनसे ज़्यादा है। तो ये चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी कि गवर्नमेंट के कुछ ज़िम्मेदार लोगों को कि अगर कोई ऐसा बयान देते हैं जो कि सोने पे सुहागा हो जाता है कि ऑलरेडी बेड़ा गर्क हुआ हुआ, उसके बाद अब पब्लिक को भी कंफ्यूज करें, तो ये बड़ी काम जो है ना तो सर मुझे बताइए, फिर पोल्ट्री इंडस्ट्री भी माशाल्लाह इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत सारे करोड़ों लोग इससे वाबस्ता हैं, और अगर इसको नुकसान होगा तो बहुत से लोग बेघर हो जाएंगे, बेरोज़गार हो जाएंगे। पहले ही सैलाब की तबाहकारियाँ भी हमारे सर पे हैं, उन्हीं को हम कोप अप नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या सैलाब की वजह से भी इस इंडस्ट्री को नुकसान पहुँचा है? कितने % नुकसान पहुँचा है? क्या उससे निकल पा रहे हैं हम अभी? सैलाब को पोल्ट्री में देखें तो 5% नुकसान, हाँ। 95% नुकसान ये इन्होंने किया एलसी की वजह से। और बदकिस्मती है कि सोयाबीन आई है, वो रिलीज हो गई है, डॉलर पे हो गए, वो आसमान के नीचे पड़ी हुई है। अब जिद ये है कि इसको हमने वापस भेजना है, चाहे यहाँ पे वो, अच्छा वापस भेजना, ये जिद कर रहे हैं। जिस तरह आप घर के बाहर देख रख दें, घर वाले भूखे बैठे हो, आपने ये देख क्वालिटी ठीक नहीं, हमने वापस भेजनी है, घर वाले भूखे बैठे हुए तो देख घर के बाहर पड़ी हुई है। ये तो इस तरह के जिस तरह इंटेंशनली प्लान होके किसी चीज़ का सत्यानाश मानने वाली बात कि आवाम को रिलीफ नहीं देना, इंटेंशनली ये तो किया जा रहा है। अच्छा, तो आगे आने वाले दिनों में भी फिर इम्कानात हैं कि इसके बढ़ेंगे, प्राइसेस बढ़ेंगे, इसके रेस होंगे? असल में ये पोल्ट्री जब चूज़ा जिस दिन डलता है ना, उसके कोई 5-6 हफ्ते के बाद वो टेबल पे आता है जी। तो अब ये नौबत, जब इन्होंने 20 अक्टूबर को बंद किया तो महीने सवा महीने का तो स्टॉक होते हैं जी, वो डिप्लीट हुए पहले जी। अब ये नौबत, इस वक्त ये नौबत आई है कि मुर्गी जो है वो महंगी है और फार्मर चूज़ा नहीं डाल रहा, वो चूज़े को कई दफ़ा तलफ करना पड़ता है क्योंकि उसका कस्टमर ही कोई नहीं होता, लेके कोई नहीं जाता उसको, ठीक है। तो अब ये नौबत का मतलब है कि हो सकता है कि अगले 4 या 5 हफ्ते के बाद इतनी कीमत ज़्यादा हो सकती है कि जिसमें बहुत सारे लोग हमारे बेचारे उसको उनकी पॉकेट से निकल जाएंगे, उसके पॉकेट से निकल जाएंगी। मैं ये नहीं कहता कि 5,000 रुपये किलो हो जाएगी, लेकिन आपके तकरीबन कोई 30-40% पॉपुलेशन जो है ना, वो अगर कोई मुर्गी खा रहा है तो वो जाएगा जी मुझे 1 पाव दे दो, या 4 मुर्गियाँ खा रहा है तो वो कहेगा जी हफ्ते में 1 मुर्गी दे दो, तो वो उसके बच्चों को, उसकी फैमिली को वो प्रोटीन नहीं पहुंच सकेगी जो कि पिछले कई अरसे से पहुंच रही है। ये तो ऐसी चीज़ है, इसका तो आप कोई वो 2 + 2 4 होता है, इसमें तो ये तो नहीं कि आपने कहीं से पैदा कर लेनी है। वो तो अब जो नौबत आई है, अगर अब भी सोयाबीन को इमरजेंसी बेसिस पे नहीं पहुंचाया गया
तो इट्स विल बी इरिवर्सिबल। जो नुकसान होगा जी। हमारा वो गोश्त में भी, दूध में भी, अंडों में भी, डेयरी प्रोडक्ट्स में भी और पोल्ट्री में भी जो है खासा नुकसान हमें उठाना पड़ेगा। और दूसरा ये कि ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली हमारी ये प्रोडक्शन नहीं होगी तो जो कीमतें हैं वो भी आसमान को छुएंगी और जो हमारी क़ुव्वत ख़रीद से बाहर चली जाएंगी ये चीज़ें। हमारे साथ अब्दुल करीम भट्टी साहब मौजूद हैं, साबिक चेयरमैन हैं पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन के। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए और अपना मौक़िफ़ आपने हमारे साथ शेयर किया है। और ये जनाब ये वाहिद सोर्स ऑफ प्रोटीन है गरीब आदमी के लिए, क्योंकि ना मीट वो अफोर्ड कर सकता है और ना ही बीफ वो अफोर्ड कर सकता है कि वो अपनी प्रोटीन की जो इंटेक है उसको बेहतर बना सके। तो एक सिर्फ पोल्ट्री ही थी, एक सिर्फ चिकन ही था जिसको खा के हम अपना प्रोटीन का जो इंटेक था उसको पूरा कर सकते थे, अब वो भी हमारी क़ुव्वत ख़रीद से बाहर जाता जा रहा है। तो हुकूमत से यही दरख्वास्त करेंगे जनाब कि एलसीज़ को खोला जाए और जो भी इंपोर्ट हमारी चीज़ें हो रही हैं उनको किया जाए और जो लोग हैं पोल्ट्री इंडस्ट्री उसको बहाल किया जाए। आप एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब अब कुछ बात हो जाए मुल्क की सियासी सूरत हाल की जो हर गुजरते दिन के साथ बदलती ही जा रही है और संगीन होती जा रही है। जनाब गवर्नर और स्पीकर के माबैन जारी तनाज़े की वजह से मामला एक मरतबा फिर अदालतों तक जा पहुंचा है और गुज़श्ता रोज़ इस हवाले से कई डेवलपमेंट्स हमारे सामने आई हैं। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस आबिद अजीज़ शेख की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने वज़ीर आला पंजाब को डिनोटिफाई करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत की और जिसके बाद लाहौर हाई कोर्ट ने गवर्नर पंजाब का हुक्म मुअत्तल करते हुए चौधरी परवेज़ इलाही और पंजाब काबीना को दोबारा से बहाल कर दिया। बैरिस्टर अली जफर ने चौधरी परवेज़ इलाही का दस्तखत शुदा बयान हल्फी अदालत में जमा करा दिया, जिसमें परवेज़ इलाही की जानिब से कहा गया कि अगर ओहदे पर बहाल किया जाता है तो वो पटिशन के खत्मी फैसले तक पंजाब असेंबली को तहलील नहीं करेंगे और लार्जर बेंच ने 11 जनवरी तक असेंबली तहलील करने से भी रोक दिया है। दूसरी जानिब पंजाब असेंबली का इजलास में गवर्नर पंजाब के खिलाफ जनाब मुज़म्मती करारदाद मंजूर कर ली गई है और करारदाद में सदर ममलिकत से गवर्नर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालिबा किया गया है और गवर्नर के खिलाफ करारदाद पेश होने पर अपोजिशन ने ऐवान से वॉकआउट किया। ऐवान मछली मंडी का मंजर पेश करता रहा, एक दूसरे के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की गई और इजलास में हुकूमत के 143 और अपोजिशन इत्तेहाद के 115 अरकान ने शिरकत की। स्पीकर पंजाब असेंबली सिफ्तैन खान कहते हैं कि मेरा और गवर्नर का झगड़ा चल रहा है, सजा चौधरी परवेज़ इलाही को नहीं मिलनी चाहिए। तो पीटीआई रहनुमाओं का मजीद कहना था कि चीफ सेक्रेटरी को किसने नोटिफिकेशन जारी करने पर मजबूर किया, इस मामले की तहकीकात भी होनी चाहिए। और जनाब इस सारी अफरा तफरी में वजीर आजम के बेटे सुलेमान शहबाज को भी रिलीफ मिल गया है और नैब रेफरेंस में सुलेमान शहबाज की अबूरी जमानत 7 जनवरी तक मंजूर कर ली गई है और एहतसाब अदालत ने नैब को सुलेमान शहबाज की गिरफ्तारी से रोक दिया है। इससे पहले हमने देखा कि आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस भी खत्म कर दिए गए हैं। तो क्या सारी अफरा तफरी अवाम का ध्यान भटकाने के लिए पैदा की जा रही है? मुल्क की सियासत की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ सलमान तारिक मौजूद हैं। सलमान, आपको खुश आमदीद कहती हैं जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, बिल्कुल। सलमान, ये सारा मामला है क्या पहले गवर्नर की जानिब से एक जो है हुक्म दिया जाता है, स्पीकर की जानिब से उसे मुअत्तल कर दिया जाता है, गैर आईनी गैर कानूनी करार दिया जाता है, फिर स्पीकर की तरफ से एक हुक्म दिया जाता है, अब अदालत तक पहुंचा तो अदालत ने उसको रिवर्ट बैक कर दिया है हुक्म को गवर्नर के। तो क्या मामला है सारा, क्यों ये उलझती जा रही है सियासत? असल में सारा झगड़ा तो शुरू तो यहाँ से होता है ना कि जी पीटीआई की जानिब से था कि जी हम असम्बलियाँ तहलील करेंगे, केपीके और पंजाब असम्बली तहलील करेंगे ताकि इससे वफाक पे जो है वो दबाव बढ़े और वो पूरे मुल्क में जनरल इलेक्शन करवाएं। जबकि जो पीडीएम जमाते हैं उनका ये मौक़िफ़ रहा है पहले दिन से कि जी असम्बलियाँ तहलील नहीं होंगी और जो तमाम असम्बलियाँ हैं वो अपनी मुद्दत पूरी करेंगी। तो और दूसरी जानिब अगर इस बात को भी देखा जाए तो पीडीएम जमातें अभी सियासी मैदान में उतरने के लिए तैयार भी नहीं है, क्योंकि इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है आवाम को रिलीफ देने में फिल वक्त अभी तक वो नाकाम है।
तो वो इलेक्शन में उतरने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है मेंटली। इसी वजह से वो चाहते हैं कि असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी करें और इस मुद्दत के दौरान अगर वो आम इंतखाबात में आते हैं तो उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ सकता है, मुश्किल होगी उनके लिए, क्योंकि उनकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं है इलेक्शन के लिए। जबकि इमरान खान साहब की इलेक्शन के लिए तैयारी भरपूर पहले दिन से हमें नजर आ रही है। जब से कौमी असम्बली में तहरीके अदम एतमाद कामयाब हुई है तब से लेके अब तक इमरान खान ही सियासी मैदान में जलसे भी करते नज़र आ रहे हैं, लॉन्ग मार्च भी करते नज़र आ रहे हैं, अपने वर्कर्स को, कारकुनान को मुतहरिक करते भी नज़र आ रहे हैं। पीडीएम जमातें कहीं पे भी नज़र नहीं आ रही और अब चूंकि उनके पास हुकूमत भी है वो रिलीफ भी नहीं दे पा रही, उनके लिए मुश्किलात सामने खड़ी हुई हैं। तो वो तो बिल्कुल भी आवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा बस। हाँ, ऐसे भी कह सकते हैं। अपने लिए रिलीफ उन्होंने शायद ले लिया लेकिन अवाम को अभी तक रिलीफ नहीं दे सके, तो वो मेंटली तौर पे प्रिपेयर नहीं है कि जी वो इलेक्शन में जाएं और मुकाबला करें इमरान खान का। तो वो चाहते हैं कि उन्हें टाइम मिले और उस टाइम में वो कुछ रिलीफ दे सकें, कुछ ऐसी चीज़ें कर सकें जिसको जो है वो बुनियाद बनाकर, जिसका नैरेटिव लेके वो इलेक्शंस में जाएं। तो इस वजह से वो अभी, हालांकि अगर देखा जाए तो ये भी एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है कि एक सूबे की ओपोजिशन रेजिस्ट कर रही है कि असम्बली तहलील ना हो। ये भी एक बड़ी अनोखी सी चीज़ है। नहीं तो आमतौर पे ओपोजिशन हमेशा मुतालबा करती होती है कि जी इलेक्शंस हों। अच्छा, दूसरी ये बड़ी दिलचस्प मतलब चीज़ सामने आई डेवलपमेंट के पहले अदम एतमाद जमा कराई गई परवेज़ इलाही साहब के खिलाफ, अब वो वापस ले ली गई है। मतलब क्या सीन है, उनको वापस बुलाना चाह रहे हैं, कुछ ऑप्शन देना चाह रहे हैं कि आप हमारी तरफ भी आ सकते हैं? अच्छा, एक टारगेट तो पीडीएम ने अचीव कर लिया ना। उनका था कि जुमे को जैसा कि ऐलान किया गया था असम्बलियाँ तहलील करने का इमरान खान की जानिब से, वो नहीं होंगी। उन्होंने पहला टारगेट तो अचीव कर लिया कि असम्बली तहलील होने से फिल वक्त उन्होंने रोक लिया। मामला अदालत में जाना ही जाना था, ये तो पहले दिन से तय था कि गवर्नर की जानिब से कोई भी इकदाम होगा तो उसको चैलेंज किया जाएगा पीटीआई की जानिब से। तो अदालत में भी गया। अदालत में अब जो है वो वज़ीर आला से अंडरटेकिंग ली है कि हम ठीक है आपको बहाल करते हैं, डी नोटिफाई जो है उसको मुअत्तल करते हैं, तो पहले हमें आप अंडरटेकिंग दें कि जी आप असम्बलियाँ तहलील नहीं करेंगे। बाकी जो समात है वो 11 को होनी है। मुअत्तल हुआ है, डी नोटिफाई ख़त्म नहीं हुआ, तो इस पे समात होगी ये मौसम सरमा की तातीलात के बाद अदालत में 11 जनवरी से। तो उसके बाद ही ये केस में मज़ीद पता चलेगा कि क्या फ़ैसला होता है। तो बज़ाहिर ये नज़र आ रहा है फौरी तौर पे अभी मामला अदालत में गया है तो अपोजिशन ने तहरीक अदम एतमाद वापस ले ली। लेकिन बात यह है ना सलमान, जब ये लोग हुकूमत में आए इन्होंने कहा कि ठीक है आप असम्बलियाँ तहलील करें, हम अवाम में जाएंगे, हम बहुत बड़ी जमात है पाकिस्तान की, नून लीग और पीडीएम जब इत्तेहाद इन्होंने किया, उसके बाद इन्होंने कहा आप कराए असम्बली तोड़े, हम लोग ज़िमनी इंतखाबात कराएंगे और आपको शिकस्त से 2-4 करेंगे। तो अब क्यों घबरा रहे हैं, क्या खौफ है इनको? कुछ सियासी बयानात भी तो होते हैं ना, सियासी बयानात तो हर तरफ से चलने ही चल रहे हैं ना। वो कभी भी नहीं ये कह सकते कि जी हम इलेक्शंस के लिए तैयार नहीं है, वो मुंह से कभी भी नहीं बोलेंगे। ये सबको नजर आ रहा है कि वो इस वक्त इलेक्शंस के लिए तैयार नहीं है, लेकिन वो मुंह से कभी भी नहीं बोलेंगे। वो कहेंगे कि ठीक है अगर असम्बलियाँ आप तहलील कर रहे हैं तो ठीक है हम इलेक्शंस में उतरेंगे और आपको शिकस्त फाश देंगे। एक सियासतदान ने तो यही स्टेटमेंट देनी है ना, वो कभी भी ये नहीं कहेगा, बेशक वो उसकी ज़मानत ही क्यों ना जब्त हो रही हो, वो कभी भी ये नहीं कहेगा कि मैं हारूंगा। तो सूरत हाल जो अब ये है कि जी अदालत से ये मामला निकलेगा और तहरीके अदम एतमाद वापस लेने का मकसद भी ये था कि मामला जो है अदालत में सिर्फ एतमाद के वोट पर ही रुके, उसी पे बहस हो। अच्छा। और उसी पे कोई अदालत जो है, अदालत की जानिब से कोई हिदायत आ जाए कि जी एतमाद का वोट जो है वो लिया जाए। तो अब एतमाद के वोट में और तहरीके अदम एतमाद में फ़र्क ये है कि तहरीके अदम एतमाद में अपोजिशन फंसती है। वो इस तरह से कि तहरीके अदम एतमाद अगर उस पर कार्रवाई होती है असम्बली में तो उसमें अपोजिशन को 186 नंबर पूरे करने हैं। हाँ जी। तो वो तो मुमकिन ही नहीं है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट से 179 या 180 है उनके पास। 186 जो है वो मुनहरफ अरकान के वोट वैसे नहीं गिने जा सकते अगर कोई अरकान मुनहरफ होता भी है। तो एतमाद के वोट में हुकूमत को चैलेंज है। अच्छा। एतमाद का वोट अपोजिशन को सूट करता है, हुकूमत को सूट नहीं करता। अच्छा। और इसीलिए तो हुकूमत की जानिब से था कि जी हम तहरीके अदम एतमाद पे कार्रवाई करवाएंगे। एतमाद के वोट पे वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी, जिस पे फिर गवर्नर ने डी नोटिफाई किया, जिसको बुनियाद बना के। तो अब एतमाद के वोट पे बात रुकेगी तो फिर उसमें हुकूमत को, यानी पंजाब हुकूमत को ये चैलेंज दरपेश होगा कि उन्होंने 186 नंबर्स पूरे करके दिखाने हैं। तो कैसे चैलेंज दरपेश होगा, उनके पास तो पूरे हैं। यकीनन पूरे हैं। हाँ। लेकिन सियासी
जो है वो चालें होती है ना, जिसमें कुछ लोगों को गैर हाजिर अगर कर दिया जाए फॉर एग्जांपल, इस तरह के खदशात हैं या गैर हाजिर हो गए, खदशात ज़रूर हैं। हाँ। बैकडोर राब्ते भी रहते हैं अरकान असम्बली से मुख्तलिफ सियासतदानों के, और जैसा कि आसिफ जरदारी ने भी यहाँ पे आके लाहौर में आके डेरा डाला हुआ है। कुछ दिनों की जो है वो मश्क की है, तो उनकी मश्क से मुतल्लिक सारे लोग जानते हैं कि वो अपनी मश्क में अक्सर कामयाब हो भी जाते हैं। तो इसी वजह से एतमाद के वोट में 186 नंबर्स पूरा करना दोनों अतराफ के लिए एक चैलेंज है। अगर ये हुकूमत को करना है तो उसमें हुकूमत को ये यकीनी बनाना होगा कि उनके 186 बंदे जो हैं वो पंजाब असम्बली पहुँचें। ये उनके लिए एक मश्क होगी ना, मुशक्कत उनको करनी होगी, उनके लिए टास्क होगा, उन्होंने इसको अचीव करना होगा। तो एतमाद के वोट पे अगर बात रुकती है तो फिर ये एक दिलचस्प सूरत हाल देखने में नजर आएगी। असम्बली में वोटिंग होगी, उसमें अगर 186 नंबर्स पूरे नहीं कर सकी, परवेज़ लाई नहीं कर सके, तो फिर दोबारा इलेक्शन हो गया। लेकिन पहले जैसे मामला हुआ था, पहले भी हमने देखा जब हमजा शहबाज और परवेज़ इलाही साहब के तब भी लोटे इधर उधर गए थे, तो वही वाला हिसाब हो सकता है, उसी तरह की शक्ल बनती नजर आ रही है। अगर 186 नंबर्स एतमाद के वोट में परवेज़ इलाही पूरे करके नहीं दिखाते तो फिर रीपोल होगा। अब रीपोल में क्या होगा कि जी जिसकी अक्सरियत होगी, सादा अक्सरियत, उनकी कुर्सी होगी। तो ये सूरत हाल वही वाली बन गई है जो परवेज़ इलाही और हमजा शहबाज की 5 महीने पहले थी। अभी पिछले 8 महीनों से तो पंजाब में यही सिलसिला चल रहा है ना, ये आया वो गया, ये आया वो गया। हर वज़ीर आला यहाँ पर जो भी आया, हमजा शहबाज या परवेज़ इलाही, इन 8 महीनों में, तो किसी का भी यकीन से नहीं हम कह सकते अभी तक कि जी ये रहेगा या नहीं रहेगा। हमजा शहबाज भी जब थे तब भी यही बहस चलती रही, अब परवेज़ इलाही हैं अब भी ये बहस चल रही है। अब ये बहस रुकनी कब है, अब अदालत से क्या हिदायत आती है, ये कैसे सारा जो है भंवर थमेगा, ये अभी मालूम नहीं है। चले ये दिन ब दिन जो है बिगड़ती सूरत हाल को सुलझाने की कोशिश हम भी करते रहेंगे और आप तक अपडेट भी पहुंचाते रहेंगे। अभी हमें जनाब सीनियर रहनुमा हैं PTI के फयाजुल हसन चौहान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। चौहान साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। चौहान साहब बताइएगा, रिवर्ट बैक कर दिया गया है गवर्नर के हुक्म को और काबीना और परवेज़ इलाही साहब दोबारा से बहाल हो गए हैं, कामकाज अपना जारी कर सकते हैं, तो बताइएगा ये क्या अवाम को अफरा तफरी में गुमराह करके अपने केसेस निपटाए जा रहे हैं, ख़त्म कराए जा रहे हैं, ये गेम चल रही है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि अभी आपके जो तज्जिया निगार बैठे थे वो बता रहे थे कि एतमाद का वोट अगर वो 186 वोट ना ले सके तो फिर दोबारा जनाब पोलिंग होगी और फिर जो जीतेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। अच्छा, ये जो रन ऑफ इलेक्शन होता है ये सिर्फ वज़ारत आला के इंतखाब के इलेक्शन में होता है। अदम एतमाद और एतमाद में सिर्फ 186 आपने नंबर पूरे करने होते हैं। अगर नंबर पूरे ना किए तो एतमाद के वोट की सूरत में वज़ीर आला आउट हो जाता है अगर 186 ना हो, और अदम एतमाद की सूरत में जो अपोजिशन होती है उसका जनाब वो नाकामी हो जाती है। बस यहाँ तक होता है। और एतमाद के वोट में अगर वो पूरे ना ले सके वोट तो फिर नया इलेक्शन होता है वज़ारत आला का, और अदम एतमाद अगर कामयाब हो जाए तो तब भी नया इलेक्शन होता है वज़ारत आला का। वज़ारत आला के इलेक्शन में सिर्फ जो है ये रन ऑफ इलेक्शन होता है कि अगर 186 पहली दफ़ा अगर कोई ना ले सके तो फिर दोबारा पोलिंग होती है और उसमें जो भी सादा अक्सरियत ले लेता है वो जीत जाता है। तो मैं कानूनी आपको आईनी तशरीह कर दूंगा ना जो आपके भी लगे थे। अच्छा, अब जहाँ तक बात है मौजूदा सिचुएशन की, तो आपके सामने है कि गवर्नर के इक़दाम को नल एंड वाइट कर दिया जी क्योंकि वो गैर आईनी था। अब मजेदार बात यह है कि गवर्नर ने वज़ीर आला को कहा ही नहीं कि आप एतमाद का वोट दें। अच्छा, आइन के अंदर लिखा हुआ है कि गवर्नर वज़ीर आला के ऑफिस को और वज़ीर आला को एड्रेस करके कहेगा कि आप जनाब एतमाद का वोट लें और उसके लिए एक अलहदा से जनाब समन किया जाएगा इजलास। तो फिर सर ये चीफ सेक्रेटरी ने फिर किस तरह नोटिफिकेशन जारी कर दिया? वो फिर उससे पूछे ना जो सर आप लोग सर PTI की तरफ से भी कल मौक़िफ़ आया ना कि किसने मजबूर किया है चीफ सेक्रेटरी को, उसकी भी तहकीकात होनी चाहिए। ये PTI का मौक़िफ़ है। ये तो फिर उससे पूछे ना, तो जिस बेचारे को जो है प्रेशराइज करके ये नोटिस दिया गया। तो अब सूरत हाल ये है कि जनाब एतमाद का वोट की तो कहानी कोई नहीं है। वो तो अदालत ने कह दिया कि इनकी मर्जी है, ये एतमाद का वोट लेते हैं या नहीं लेते हैं। 11 तारीख तक दोनों फ्रीकैन को बुलाया है और उसके बाद फिर सारी सिचुएशन क्लियर होगी। अब आपने अभी अपनी तफसील बता रही थी कि जनाब कोई भी टिक के यहाँ पर अभी वज़ारत आला नहीं कर सका और ये आवाम के हवाले से सोचा नहीं जा रहा। तो ये 8 महीने की सिचुएशन आपके सामने है। अच्छा भला सूबा चल रहा था, अच्छा भला एक अच्छे तरीके से वफाक के अंदर और सूबे के अंदर हुकूमत चल रही थी।
उसको जो टॉपल किया गया और फिर उसके बाद जो मुल्क की हालत कर दी गई वो आपके सामने है। जी जी। कहाँ पे 6% ग्रोथ रेट थी जनाब इमरान खान साहब की वज़ारत उज़्मा में आपकी फरवरी के अंदर, और कहाँ पे आपकी जनाब इस वक्त 2% से भी कम बल्कि माइनस में ग्रोथ रेट है। कहाँ पे आपका 32 अरब डॉलर की जनाब एक्सपोर्ट थी, कहाँ पे अब आपकी एक्सपोर्ट जो है ना वो नीचे की तरफ जा रही है। कहाँ पे आपकी फॉरेन रेमिटेंस 31 अरब डॉलर थी, अब वो जनाब आपकी 20 अरब डॉलर भी नहीं रही। आपकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ रेट जो है वो 11.6 थी, वो भी जो है वो माइनस में जा रही है। फैक्ट्रियाँ बंद हैं, 7.5 लाख बंदा पाकिस्तान से बाहर शिफ्ट हो गया पिछले 8 महीनों के अंदर। तो ये सारे हालात जो बने हुए हैं, इसका एक ही तरीक़ेकार है कि आप फौरी फ्री इलेक्शन करवा दें, फ्रेश इलेक्शन करवाएं, और पाकिस्तान की अवाम अक्सरियत के साथ जिसके सर पे ताज सजाएगी इक़्तिदार का, उसकी प्रॉपर जिम्मेदारी होगी। ये 13 गीदड़ों की जमात इकट्ठी होकर, जिसको पता ही नहीं, कहते हैं ना कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुंभा जोड़ा। अब इस भानुमती के कुंभे को कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। वो बिलावल जरदारी वजीर खारजा बन के उसने चौहान साहब ये मुझे बताइए, परवेज इलाही के खिलाफ तो उन्होंने जो अदम एतमाद जमा कराई थी वो वापस ले ली गई है। डेप्टी और स्पीकर के खिलाफ अभी भी, डेप्टी स्पीकर और स्पीकर के खिलाफ अभी भी है, तो उसके लिए आप लोग रेडी हैं? हमें तो कोई टेंशन नहीं है ना जी। हमारे पास तो 190 मेंबरान है, जिसमें से चलो एक लोटा आजम दोस्त मजारी को निकाल दो, पीछे 189 रह गए, तो हमारे पास तो नंबर पूरे हैं। और सुप्रीम कोर्ट की जो हेयरिंग हुई थी जना चौधरी परवेज इलाही की वज़ारत आला के इशू के ऊपर आज से 4 महीने पहले, उसमें उनकी रूलिंग आ चुकी है कि अब कोई वोट भी पार्लिमानी पार्टी से हट के कंसिडर नहीं होगा। जी जी। तो अब तो वो लोटा क्रेसी और हाउस ट्रेडिंग का वो चक्कर भी नहीं चल सकता। अच्छा। तो इनके पल्ले तो कुछ भी नहीं है नून लीग के, ये तो बस तो कंपनी की मशहूरी के लिए जना ये टक्कलियां कर रहे हैं, और उसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है। लेकिन चौहान साहब, अब एक तरफ पंजाब ने फुल ऑन अफरा तफरी मची हुई है, और लेकिन दूसरी तरफ नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी के खिलाफ जो तोशा खाना रेफरेंसेस है वो वापस हो गए हैं। कल सलमान शहबाज की अबूरी ज़मानत भी उन्हें मिल गई है। तो ये क्या चल क्या रहा है? एक तरफ अवाम को क्या गुमराह किया जा रहा है और बाकी तरफ अपने जो रिलीफ लिए जा रहे हैं? देखें, सारी चीजें पाकिस्तानी अवाम के सामने क्लियर हैं इन 8 महीनों के अंदर। अच्छा। इस वक्त जो पीडीएम की हुकूमत है ना, 13 गीदड़ों की जमात जो है, उसका इस वक्त नारा है कि अपना सब कुछ बनता, बाहर में जाए जनता। ठीक है ना जी। वो अपना सब कुछ बना के 1150 अरब रुपए के जो इनके केसेस थे जना को 150 के करीब जना सारे के सारे वापस दे दिए। सारे सियासी वॉशिंग मशीन में जनाब धुल धुला के नेकोकार बन गए हैं, अल्लाह के वली गौस कुतुब और कलंदर बन के बाहर आ गए हैं, और आवाम का बेड़ा घर कर दिया है, इकॉनमी का बेड़ा घर कर दिया है, रियासत का बेड़ा घर कर दिया है, पाकिस्तान को दिवालिया कर दिया है। फरवरी के महीने में पाकिस्तान के दिवालिया होने के चांसेस 5% थे, अब आपके 100% हैं, और मुल्क के हालात आपके सामने हैं। जना ये मुल्क तो चलने के नहीं है। आपके सिर्फ 6 अरब डॉलर के तो आपके ज़रिए मुबादला के ज़खायर है, वो भी आपके चाइना और सऊदी अरब के जना को रखे हुए प्लेज करके जना बिल्कुल ऐसी है, डिफॉल्ट होने के दहाने पे है। बिल्कुल ऐसी है। फैजुल हसन चौहान साहब, बहुत शुक्रिया आपके मौक़िफ़ का कि आपने हमारे साथ अपना मौक़िफ़ जो है वो शेयर किया है। पीटीआई के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। सलमान, आपने भी पूरी कॉन्वर्जेशन सुनी है। वो लोग तो तैयार हैं कि अगर वो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ भी अदम एतमाद जैसे मौजूद है, उसको भी हम लोग इजीली पास कर जाएंगे। और जैसे उन्होंने बात की कि हमारे पास पूरी नंबर गेम है, हमारे पास स्ट्रेंथ शो करने के लिए है पूरी। ये बात वो दुरुस्त कर रहे हैं। हाँ। डिप्टी स्पीकर और स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद अभी भी मौजूद है, और उसमें जो है वो अपोजिशन के लिए बहुत मुश्किल है 186 नंबर शो करवाना। अपोजिशन के लिए सिर्फ एक ही सूरत है तहरीक अदम एतमाद को कामयाब करवाना कि काफ लीग को अपने साथ मिलाए। ओके। उसके अलावा किसी मुनहरफ रुकन का तो वोट कंसीडर ही नहीं होना। काफ लीग बतौर जमात अगर अपोजिशन के साथ आ जाती है तो फिर मुमकिन है कि जी डिप्टी स्पीकर और स्पीकर के खिलाफ जो है तहरीक अदम एतमाद जो है वो कामयाब हो जाए। अदरवाइज तो ऐसी कोई न्यूज़ है? क्योंकि मुलाकातें भी हुई हैं आसिफ अली मुलाकातें चल रही हैं चौधरी शुजात हुसैन से, हाँ। लेकिन जो MPAs हैं इस वक्त पंजाब असम्बली में वो परवेज़ इलाही के साथ खड़े हैं। अच्छा, ठीक है। तो परवेज़ इलाही का टिल्ट अगर होगा, जो कि अभी फिल वक्त तो नज़र नहीं आ रहा, वो PTI की जानिब से वज़ीर आला हैं, और इस वक्त PDM वर्सेस परवेज़ इलाही ही चल रहा है। गवर्नर ने भी परवेज़ इलाही को ही डी नोटिफाई किया, एतमाद का वोट भी परवेज़ इलाही के खिलाफ जो है वो कहा कि लिया जाए। तो तहरीक अदम एतमाद तो बहुत मुश्किल है अपोजिशन बज़ाहिर अभी जो सिचुएशन नज़र आ रही है अपोजिशन के लिए वो कामयाब करवाना। एतमाद के वोट पे ही गेम, बिल्कुल वो दुरुस्त फरमा रहे थे फयाज चौहान साहब कि एतमाद के वोट पे वोटिंग होती है, और अगर कोई भी
अगर फॉर एग्जांपल परवेज़ इलाही 186 नंबर पूरे नहीं करते सही। तो फिर वो आउट हो जाएंगे और उसके बाद फिर नए वज़ीर आला का पोल होगा और उसमें फिर 186 नंबर शो जिसने किए वो वज़ीर आला होगा। अगर एक गो में ना कर सका तो फिर रीपोल होगा, रन ऑफ इलेक्शन जिसे बोलते हैं, उसमें फिर सादा अक्सरियत के साथ वज़ीर आला बन जाएगा। तो ये सूरत हाल अब आगे चलेगी अदालत में, अदालत से क्या फ़ैसला आएगा और एतमाद के वोट का मामला किस करवट बैठेगा, कब होगा भी या नहीं होगा। क्योंकि पीटीआई का तो मौक़िफ़ अदालत में कल भी जो समाअत चली उसमें वो पीटीआई की जानिब से मुसलसल यही कहा जाता रहा कि गवर्नर कह ही नहीं सकता। अभी पीटीआई का मौक़िफ़ है कि वो कह नहीं सकता, जबकि जो पीडीएम जमातें हैं, जो गवर्नर हैं, उनके वकील का ये मौक़िफ़ था कि जी गवर्नर कह सकता है, किसी भी वक्त कह सकता है, आइन में मौजूद है। तो ये अब तशरीह अदालत ने करनी है। अब पीटीआई का मौक़िफ़ अगर दुरुस्त मान लेती है अदालत तो फिर तो मामला ही ख़त्म हो गया। परवेज़ इलाही वज़ीर आला रहेंगे और इत्तेमाद के वोट की कहानी खत्म हो जाएगी। और उसके बाद कोई वोटिंग शूटिंग ही नहीं होगी। अभी तो जैसे पीटीआई का मौक़िफ़ हमने आप लोगों के साथ शेयर किया है ना, फैज़ुल हसन चौहान को लेके हम लोगों ने नून लीग से भी रब्ता करने की भी कोशिश की है, लेकिन उनमें से कोई भी विलिंग नहीं है कि अपना मौक़िफ़ हमारे साथ शेयर कर सके कि वो लोग आइंदा का क्या लाया अमल अपनाने वाले। कोई भी फ़ोन नहीं उठा रहा है और कोई भी विलिंग नहीं है। देर से सो के उठते हैं वो लोग। देर से सो के उठते हैं, इसलिए फिर मईशत का ये हाल है, बेड़ा गर्क होती जा रही है। बिल्कुल दुरुस्त बात है। इस वक्त जो सिचुएशन है मुल्क में मईशत की, तो उसमें जैसा कि फयाज चौहान साहब भी फरमा रहे थे कि मुल्क डिफ़ाल्ट के दहाने पे यकीनन है, लेकिन इसमें एक दूसरी बहस ये भी है कि अगर मुल्क डिफ़ाल्ट के दहाने पर है, मईशत की बहुत ज़्यादा ख़राब सूरत हाल है, तो ऐसे में ये जो जनरल इलेक्शंस के 4-5 महीने का प्रोसेस है, क्योंकि 4-5 महीने के बाद ही 3-4 महीने तो लग ही जाते हैं, इलेक्शंस होते हैं, उसके बाद फिर हुकूमत बनती है, 3 से 4 माह लग जाते हैं। तो 3 से 4 माह अफोर्ड कर सकेगा पाकिस्तान, नहीं कर सकेगा, ये बहस पीडीएम की जानिब से फ्लोट की जाती है। अच्छा, पीडीएम जमातों की जानिब से फ्लोट की जाती है। तो इस पे भी एक नुक्ता वो रखते हैं कि जी चूंकि मईशत की इतनी ख़राब सूरत हाल है तो इलेक्शंस कैसे करवाएं, ये उनका मौक़िफ़ है। ठीक है जनाब, सलमान तारिक नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ हमारे साथ मौजूद है। सलमान, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए और ये तमाम तर सूरत हाल थी जनाब के पंजाब में क्या चल रहा है, सियासी मंजरनामा किस तरह खींचा जा रहा है और हर रोज़ ये जो सियासी मंजरनामा है ये बदलता ही हमें दिखाई दे रहा है। तो देखते हैं जनाब के आने वाले दिनों में भी फिर क्या बनता है और उसके ऊपर आपको भी अपडेट हम लोग करते रहेंगे। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब अब कुछ बात उस हस्ती की जिसका एहसान हम कभी भी नहीं उतार सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि कल तारीख़ के अजीम रहनुमा कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का यौम पैदाइश है। कायद आज़म कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, कब वफ़ात पाई, ये तो सबको मालूम है, लेकिन सबसे अहम बात कि उन्होंने क्या कारनामे सर अंजाम दिए जिसके सबब खित्ते का नक्शा बदल गया और एक हैरान कुन तारीख़ लिखी गई। इस हवाले से बहुत से लोग लाइल्म हैं। और जनाब 25 दिसंबर 1876 को पूंजा जनाब को ये हरगिज़ इल्म नहीं था कि उनके यहाँ जो नन्हा मेहमान आया है वो कोई आम नहीं बल्कि एक ऐसी शख्सियत का जन्म हुआ है जो बरसगीर का नक्शा बदल कर रख देगा। उनको नहीं मालूम था कि ये बच्चा बड़ा होकर अंग्रेज सरकार की आंखों में आंखें डालकर उनको यहाँ से निकल जाने का कहेगा और कलमा हक का परचम बुलंद करके हिंदू सकाफत और मजालिम के आगे डट जाएगा। इस्लाम की सरबलंदी के लिए नारे तकबीर की सदा बुलंद करके अलग वतन हासिल करेगा। एक अलग ममलिकत का क़याम वो अजीम कारनामा है जिसने तारीख को बदल कर रख दिया था, धरती का नक्शा तब्दील कर दिया था। ऐसी बका तो सुकरात को जहर भरा प्याला पीकर भी नहीं हासिल हुई थी। तारीख ऐसी मिसालें बहुत कम पेश कर सकेगी कि किसी लीडर ने मजबूरो महकूम होते हुए इंतहाई बेसरो सामानी और मुखालिफत की तंदो तेज आंधियों के दौरान 10 बरस की कलील मुद्दत में एक मुमलिकत बनाकर रख दी हुई। मोहम्मद अली जिन्ना का अज़्म पाइंदा महकम था। वो एक जबरी और बेबाक सिपाही थे, मुखालिफिन से टकराने में कोई बाक महसूस नहीं किया करते थे। जनाब रखता है ताब और तवा 10 करोड़ की, रखता है ताब और तवा 10 करोड़ की, कहने को नातवा है मोहम्मद अली जिन्ना। कल चूँकि कायद डे मनाया जाएगा लेकिन आज हम कायद को ट्रिब्यूट पेश कराकर जनाब
ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं। और जिस तरह ताबिश हमारे साथ मौजूद हैं, उन्होंने जिस तरह नगमा गाकर ट्रिब्यूट पेश किया है कायद को, उनके हवाले से भी आपको बताती चलूँ। ताबिश आसिफ सिंगर हमारे साथ आज इस सेगमेंट में मौजूद हैं। जनाब गोल्ड मेडलिस्ट हैं, गज़ल और क्लासिकल गायकी उनका खासा है और बहुत सारे डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स हैं जिनको वो जीत चुके हैं और उनमें भी मेडल हासिल कर चुके हैं। तो उनसे बात करते हैं, उनकी जर्नी के बारे में जानेंगे, कुछ चिट चैट भी करेंगे और जनाब कुछ और भी सॉन्ग्स उनसे आज सुनेंगे। ताबिश, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। ताबिश, बहुत अच्छा गाया आपने, Thank you so नगमा much. बहुत अच्छा लगा। और जिस तरह आपने ओपनिंग की ना, वैसे तो हम ट्रिब्यूट पेश कर ही रहे हैं कायद को अपने। तो मुझे बताइए अपनी जर्नी के बारे में ताबिश, कैसे स्टार्ट की, कितने साल हो गए हैं सिंगिंग करते हुए आपको? बेसिकली जब मैंने स्टार्ट किया था तो मतलब जैसे गॉड गिफ्टेड वोकल होता है तो वैसे ही हम गाते थे। तो किसी ने कहा कि आपके अंदर है पैशन, आप इसको सीखो, क्योंकि ऑब्वियसली म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है कि आप सीखे बगैर इसको नहीं कर सकते। दुनिया की बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो बगैर सीखे भी इंसान उसको अपनी अमली ज़िंदगी में ले सकता है, लेकिन म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है कि बगैर सीखे आप इसको नहीं कर सकते। तो मैं 15 ईयर से मैं म्यूज़िक को सीख रहा हूँ और ग्वालियर घराने से मैं जो, क्योंकि हमारे म्यूज़िक के जो घराने होते हैं उनसे आपने म्यूज़िक की तालीम जो होती है लेनी होती है। तो हमारे बहुत से घराने, मैं जो तालीम हासिल करूँ ग्वालियर घराने से हासिल करूँ अपने उस्तादों से। तो तकरीबन 15 साल हो गए हैं मुझे सीखते हुए। और अभी भी सीख रहे हैं? जी अभी भी, क्योंकि ये बुजुर्ग हमारे कहते हैं कि समुंदर है, इंसान जितनी देर सीखता रहे वो उसके लिए कम है। तो अभी तक सीख रहे हैं और सीखते जाएंगे इंशाल्लाह। क्या बात है। अच्छा, तो आप यू आर द फर्स्ट वन इन योर फैमिली कि आपके पहले भी मतलब लोग सिंगर थे? यू आर द फर्स्ट वन। तो परमिशन मिल गई आराम से कि अच्छा तुम जा सकते हो? स्टार्ट में तो ऐसा नहीं था बेसिकली, क्योंकि हमारा माशरा जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता आर्टिस्ट को। हाँ। जी, तो स्टार्ट में मेरी मदर बहुत सपोर्टिव थी। अच्छा। मेरी आज मैं जो भी अपनी मदर की वजह से हूँ। मेरे फादर भी थे, लेकिन उनको आहिस्ता आहिस्ता एहसास हुआ कि ये मतलब टैलेंटेड है, इसको करने देना चाहिए जो ये चाहता है, तो उन्होंने फिर परमिशन दे दी। तो मैं फिर सीखना शुरू कर दिया मैंने। अच्छा, लेकिन सबसे पहले किसने आपको बताया कि ताबिश आपकी आवाज़ अच्छी है तो आप इस सिंगिंग की करियर में भी इसको अडॉप्ट कर सकते हो? असल में इंसान जब अपने काम करता है बेसिकली तो गुनगुनाता रहता है, तो कोई सुनता है आपको। तो वो, अब मेरे दोस्त थे मेरे साथ बैठते थे तो वो कहते थे यार ये तुमने सुर अच्छा लगाया, ये जगह अच्छी गई है, तुम ये सीखते क्यों नहीं, करते क्यों नहीं इसको प्रॉपर्ली। फिर मैं एक दिन बैठा, मैंने सोचा, मैंने कहा यार अब सब इतना कह रहे हैं तो करके देखना चाहिए, अगर मैं सीख गया तो अच्छी बात है। मैंने रिस्क लिया और मैंने फिर उसके बाद हमारी प्रॉपर रस्म होती है कि जब आपने किसी का स्टूडेंट होना होता है तो आप उसके साथ बाकायदा रस्म करते हैं अपने उस्ताद के साथ, और वो रस्म मैंने की और फिर मैं उनका बाकायदा शागिर्द हुआ और फिर मैंने सीखना स्टार्ट किया। क्या बात है। अच्छा ताबिश, आगे क्या सुनाने वाले हैं आप? आगे मैं आपको एक माहिए का कलाम सुनाता हूँ। इस कलाम का जो अंतरा है वो मैंने खुद लिखा है। अच्छा, वो मैं आपको सुनाता हूँ। अच्छा ताबिश, जैसा मैंने बात की कि गोल्ड मेडलिस्ट हैं आप, गज़ल और क्लासिकल, ये दो जॉनर ज़्यादा पसंद है आपको? जी, असल में वर्सेटैलिटी जो है ना वो बहुत यूनिक है ये किसी भी इंसान में। तो जब इंसान बेस सीख लेता है ना, क्योंकि बेस क्लासिकल है, इसके बगैर आगे कोई रास्ता नहीं है। अच्छा। तो आजकल हमारे जो आर्टिस्ट हैं वो सीखते ज़रूर हैं, लेकिन वो क्लासिकल को ज़्यादा प्रेफर नहीं करते, जो कि गलत है। क्योंकि आप अगर बेस सीख जाते हो ना, क्योंकि जब बच्चा प्राइमरी स्कूल में जाता है तो ABC नहीं सीखेगा, इंग्लिश कैसे बोलेगा, अलिफ भी नहीं सीखेगा, उर्दू कैसे लिखेगा। तो इसीलिए मौसीकी की बेस जो है वो क्लासिकल है। वो क्लासिकल जब सीख ले तो वो हर जॉनरा गा सकता है। तो इसलिए ये ज़रूरी है, इसमें मैं गज़ल भी गा सकता हूँ, पॉप भी, रॉक भी, क्लासिकल भी, क्योंकि ये मेहनत है ना। आप मेहनत करके हर जॉनरा अपना परफेक्ट कर सकते हो, ये चीज़ है। सही। अच्छा, तो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, कब आपको ये गोल्ड मेडल मिला? मैंने असल में अब तो 2-3 साल हो गए मैंने कॉम्पिटिशन्स करना छोड़ दिया, वरना रिसेंटली काफ़ी कॉम्पिटिशन्स MU कॉलेज में गज़ल कॉम्पिटिशन्स भी विन किए हैं मैंने, इलाम्स में बैटल ऑफ बैंड्स भी विन किए हैं। उसके बाद APMC के क्लासिकल कैटेगरी में भी गोल्ड मेडलिस्ट लिए हुए हैं। जी, तो आगे है मतलब इरादा है कि अपनी कोई एल्बम या अपना कोई ट्रैक लॉन्च करने का? जी, असल में मेरे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं कुछ, जो एल्बम पे मैं काम करूँ, कुछ नए सॉन्ग्स आ रहे हैं, उनके बाद ज़रूर आएंगे आपके पास। जैसे ही वो लॉन्च होंगे फिर हम उसके बाद ज़रूर इंटरव्यू ज़रूर, और आपका जो लोगों तक आपकी आवाज़ दोबारा से पहुँच जाएंगे। सही। तो मुझे ये बताइए कि कौन सा सिंगर पसंद है पाकिस्तान का? पाकिस्तान का वैसे जो ज़्यादा सुनते हैं तो नुसरत फ़तेह अली खान साहब कव्वाली में, क्लासिकल कैटेगरी में उस्ताद सलामत अली खान साहब, नज़ाकत अली खान साहब, ये घराना सारा ही मेरा बहुत फेवरेट है। और उसके बाद हमारे जो हम पॉप कैटेगरी में बात करें, आतिफ असलम साहब बहुत अच्छा, अली जफ़र साहब बहुत अच्छा गा रहे हैं। तो ये इन सब को सुनते हैं, अच्छा पसंद करते हैं। चले फिर सुरों के बादशाह और जनाब नुसरत फ़तेह अली खान साहब का फिर कोई
कवाली या कोई कलाम सुना दें फिर। नुसरत अली खान साहब का कलाम आपको सुना दें। जरूर। अच्छा मुझे ये बताइए, ताबिश के जो न्यू कमर्स होते हैं, जब वो मौसीकी की दुनिया में आना चाह रहे होते हैं, इस इंडस्ट्री में आना चाह रहे होते हैं, तो उनको कितने प्लेटफॉर्म्स मुहैया किए जाते हैं, उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ कितनी मिलती हैं यहाँ पर आके? बेसिकली पाकिस्तान में जो अगर इंडिविजुअल आर्टिस्ट है तो उसको अपनी स्ट्रगल खुद ही करनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे फैसिलिटीज़ उस तरह नहीं है जिस तरह बाकी कंट्रीज़ में, प्लेटफॉर्म्स उस तरह नहीं है, रियलिटी शोज उस तरह नहीं है कि जो, क्योंकि पाकिस्तान जो एक ऐसा मुल्क है कि इसमें बेशुमार टैलेंट है। हम देखते हैं लोगों को कि मतलब टैलेंट ऐसे है कि अगर उनको यूटिलाइज किया जाए, उनको स्क्रीन पर लाया जाए तो वो बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं। लेकिन मसला ये है कि यहाँ पर प्लेटफॉर्म्स उस तरह से नहीं है, शोज़ कम है, गिने चुने हैं कि जिन पर आकर जो लोकल आर्टिस्ट है वो अपना आर्ट परफॉर्म कर सकें। टैलेंट बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में, लेकिन उनको पॉलिश करने वाले लोग नहीं हैं, उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, जिसकी वजह से उनका टैलेंट जो है कहीं मांद पड़ना शुरू हो जाता है। तो हमारे साथ भी एक टैलेंटेड सिंगर मौजूद थे, ताबिश आसिफ। ताबिश बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। जाते जाते एक और सॉन्ग आपसे हम सुनना चाहेंगे, तो मुझे अब आपने इजाज़त देनी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जाते जाते ताबिश से एक और सॉन्ग सुनते जाइए।